आज आप लोगों को नापने के संबंध में जानकारी दें। जैसे आप वर्कशॉप में काम करते हैं या कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो उसके विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले नापने के संबंध में किस प्रकार और कहाँ से कैसे इसका मतलब कहा जा सकता है कि आप लोग समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है SI के संबंध में आप लोगों को बताया जा रहा है। SI सिस्टम इंटरनेशनल के अंतर्गत यदि कहा जाएगा तो पूरे देशों में एक प्रणाली के अंतर्गत जिसका नाम दिया गया है सिस्टम इंटरनेशनल, ये देश के राजधानी में व्यवस्थित किया गया है, जिसको कहा जा सकता है या कहते हैं जैसे अपने देश की राजधानी दिल्ली में व्यवस्थित किया गया है। इसी के आधार पर माप, तौल, समय जो भी इस मतलब निर्धारित किया जाता है इसी से संबंधित होता है। जैसे आप लोगों को पद्धतियाँ क्या बताने जा रहे हैं, पद्धतियों के संबंध में पद्धति। अब यदि पद्धति में बताया जा रहा है तो पद्धति हम आपको बताएंगे। जैसे पहले नंबर पर दिया गया है FPS, दूसरे नंबर पर लिखा गया है CGS, तीसरे नंबर पर आ रहा है आपका MKS। अब इनके विषय में सविस्तार बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है FPS के अंतर्गत इसको कहा गया है फुट, पाउंड, सेकंड। दूसरे नंबर पर लिखा गया है सेंटीमीटर, ग्राम और दिया गया है सेकंड। तीसरे नंबर पर लिखा गया है मीटर, किलोग्राम और लिखा गया है सेकंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है फुट, ये है। दूसरे नंबर पर लिखा है पी का अर्थ है पाउंड से, एस लिखा है सेकंड से। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम से, एस का मतलब है सेकंड से। इधर तीसरे पॉइंट पर दिया हुआ है एम का अर्थ है मीटर, के का है किलोग्राम से और एस का मतलब है सेकंड। ध्यान दीजिए, तीनों पद्धतियों में एक ऐसी इकाई है जो तीनों में से है। जैसे सेकंड, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड। यदि आप लोग पूछेंगे या कहेंगे कि ये ऐसा क्यों, तो देखिए ये आपका आता है लंबाई के अंतर्गत। इसको कह सकते हैं भार ज्ञात करने के लिए और इसको कहते हैं समय निकालने के लिए। यह समय की इकाई है। जैसे इसमें आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसमें LBH लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों के अंतर्गत आता है। इसको कह सकते हैं L लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, चौड़ाई का मतलब है विड्थ, और ये हो गया ऊंचाई, हाइट। अब इसके बाद देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये संबंधित है, फुट से भी है, सेंटीमीटर से भी है और या फिर मीटर से है। कह सकते हैं आप लंबाई को मीटर में नाप सकते हैं, चौड़ाई को मीटर में नाप सकते हैं, ऊंचाई को मीटर में नाप सकते हैं। अगले पॉइंट पर आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लंबाई भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में चौड़ाई नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में ऊंचाई भी नाप सकते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आता है फुट। फुट में आप लंबाई के अंतर्गत, फुट से आप चौड़ाई नाप सकते हैं, फुट से आप ऊंचाई भी नाप सकते हैं। अब आता है, देखिए ये पद्धतियां आप लोगों को बताया, ये भी बता दिया है कि इसके अंतर्गत जो मेजरिंग टूल है, मेजरिंग टूल में आप लोगों को आज
बताएंगे रूल, जो कह सकते हैं स्टील रूल। इसके पहले अब ये याद रखेंगे, टूल्स जो मेजरिंग टूल हैं दो प्रकार से हैं। ये जो टूल्स हैं दो प्रकार से हैं, या कह सकते हैं मापक यंत्र। मापक यंत्र, मापक यंत्र दो प्रकार से हैं। पहले नंबर पर प्रत्यक्ष मापी, दूसरे नंबर पर है अप्रत्यक्ष मापी। अब इनको इंग्लिश में भी कह सकते हैं प्रत्यक्ष मापी, डायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष मापी, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए, हम आप लोगों को आज प्रत्यक्ष मापी के अंतर्गत बताएंगे। अप्रत्यक्ष मापी अगले स्टेप पर, यह कह सकते हैं अगले दिन बताएंगे। प्रत्यक्ष मापी जो कहा गया है उसे आज आप लोगों को बताना, वो समझाना है। गौर करिएगा जरा। जैसे दिया हुआ है प्रत्यक्ष मापी। प्रत्यक्ष मापी में बहुत से टूल हैं जो हम लोग सीधे किसी भी वस्तु को नाप सकते हैं, जो प्रत्यक्ष मापी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पर कहा जा रहा है रूल। रूल ये स्टील रूल कहलाएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना, आप लोग यदि गौर करेंगे रूल और स्केल, रूल और स्केल, कहीं रूल और स्केल में यदि अंतर पूछ लिया जाए तो रूल का काम अलग है, स्केल का काम अलग है। जैसे आप रूल की चर्चा करेंगे तो रूल में से आप लोग देखेंगे कि ये रूल वर्कशॉप में कहाँ पर प्रयोग करते हैं, वर्कशॉप में। या कह सकते हैं जो भी धातु होती है, चाहे गर्म धातुएं हो चाहे ठंडी धातुएं हो, चाहे किसी फोर्जिंग में हो, हम रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बताया गया है कि वर्कशॉप में अधिकांशतः किसका प्रयोग होता है, रूल का। आती है बात स्केल। स्केल अधिकांशतः ड्राइंग या कह सकते हैं लाइन नापने के लिए या कोई चित्र नापने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हार्ड काम में रूल का प्रयोग कर सकते हैं, सॉफ्ट या आप कह सकते हैं कि देखने के संबंध में या नापने के संबंध में जो ड्राइंग है या चित्र नापना है, स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका स्केल और रूल हुआ। अब हम आपको रूल की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर रूल में से आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइन याद करना है। अब उस लाइन को किस प्रकार याद करेंगे, देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे हम पिछले दिन आप लोगों को ट्रिक बताई, आज भी एक लाइन सिर्फ बताएंगे। गौर करना जरा। जैसे लिखा हुआ है 6, 8, 11, 14 ने, 6, 8, 11, 14 ने 19 को 3 बार पछाड़ा। आप लोग कहेंगे क्या आप बता देते हैं भाई, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ध्यान देना, बस एक लाइन याद करना है। ये तो अंक है ना, अंक और हिंदी, मतलब कहने का गणित और हिंदी मिलाकर आप लोग रूल याद कर सकते हैं। इतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते होंगे। आप लोगों को पिछले दिन या कह सकते हैं रीजनिंग के संबंध में, जैसे इससे रिलेटेड है, कहा जा सकता है कि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी है। आप लोग एक छोटा सा याद रखेंगे, जैसे A to Z, हम आपको ABCD में ले गए, A to Z। अगर एक यहाँ पर A लिखा है, इस पर गिनती लिख सकते हैं 1, लेकिन अगर Z लिखा है तो 26 लिख सकते हैं, 26। कोई बात नहीं। यदि इनके बीच में यदि कोई अंक देखा जाएगा, जैसे B आएगा, C आएगा, D आएगा, X Y Z आएगा, तो आप लोग उनके अंक गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे,
अब यदि आप लोगों को जरूरत पड़ जाए तो आप इस तरह भी याद रखेंगे, इज ओटी, इज ओटी। अब इज ओटी का क्या संबंध है, देखिए यहां पर कह सकते हैं 5, कह सकते हैं 10, कह सकते हैं 15, ये आ जाएगा 20, फिर इसके बाद आ जाएगा 25। अब इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसके बाद ओ का संबंध 15 से है, टी का संबंध 20 से है और वाई का संबंध 25 से है। जैसे ही आप ई पढ़ेंगे ना तो गिनती 5 में आ जाएगा, जे की गिनती पर 10 आएगा, ओ की गिनती पर 15 आएगा, टी की गिनती पर 20 आ जाएगा, वाई की गिनती में 25 आ जाएगा। अब हम इनसे संबंध, इसको कहा, इनका संबंध यहाँ पर लाते हैं। देखिए जैसे लिखा है 6 तो ई के बाद आ जाता है एफ, इसके बाद 8वें नंबर पर एच, क्योंकि 6 एफ में है तो 7वां आप लोग जिस समय गिनेंगे एफ के बाद क्या आता है जी, तो जी 7वां लिखा नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट 8वें पर पहुंचते हैं। इसके बाद ये 11 लिखा हुआ है तो आप लोग समझे ना, इसको क्या कहेंगे के। अब के कैसे कहेंगे ये भी आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि 8वां जब एच है, एच के बाद आप ABCD पढ़ें तो आपका 11वें पर के आ जाएगा, फिर इसके बाद 14 पर एन आ जाएगा। इसके अगले पॉइंट पर 19 लिखा है तो देखिए 20 में होता है टी, लेकिन टी के पहले आपका एस मिल जाएगा, 19 टी में हो गया, इसके बाद सॉरी 19 एस में आएगा, इसके बाद टी आता है आपका 20 में। लेकिन ये शब्द आपको पकड़ना है क्योंकि लिखा है 19 को 3 बार, ये जो शब्द लिखा है 3 बार, तो इसका मतलब कि एस को हमें 3 बार लिखना है। यदि यहीं से समझें तो 19 और लिखेंगे 19 तो 3 बार हुआ ना, इसलिए हम क्या करेंगे एस 3 बार लिख देंगे। अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, या आप लोग इसी से संबंधित अगला शब्द बनाते हैं। जैसे लिखेंगे क्या एफ, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रूल, फ्लेक्सिबल स्टील रूल कह सकते हैं इसके, स्टील रूल, स्टील रूल। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एच आता है, इसको कहेंगे हुक रूल, हुक रूल। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है की सीट रूल, की सीट रूल। चौथे नंबर पर आ रहा है आपका एन, नैरो रूल, नैरो रूल। अगले पॉइंट पर देखिए तीन एस है ना, तो तीनों एस का अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे पहले एस पर करते हैं क्या स्टैंडर्ड, 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 इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आता है श्रिंक रूल, श्रिंक रूल। चौथे नंबर अगले पॉइंट पर आता है स्टील टेप रूल। अब आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, या समझ जाएंगे कि हम लोग यहाँ पर कितने आप लोगों को रूल बता दिए। जैसे कहा जा सकता है नंबर एक पर फ्लेक्सिबल रूल होता है, या कह सकते हैं फ्लेक्सिबल स्टील रूल। नंबर दूसरा यहाँ पर आ गया हुक रूल, तीसरे पर आ गया आप लोगों का की सीट रूल। कैसे की सीट रूल आ गया, चौथे नंबर पर आपका आ गया नैरो रूल। अगला है स्टैंडर्ड स्टील रूल, फिर आता है आपका श्रिंक रूल, पांचवें नंबर पर, ये छठवें में आ गया श्रिंक रूल। आगे आता है स्टील टेप रूल, सातवें पॉइंट पर स्टील टेप रूल। देखिए ये रूलों के संबंध में आ गया। लेकिन अगर आप लोग या आप लोगों से पूछा जाए कि रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, या कह सकते हैं रूल का जो कम से कम
ये रूल में कम से कम कितना नाप सकते हैं? आप लोग कहेंगे देखिए दो प्रकार से है, इसमें नापने की स्थिति दो प्रकार से है। एक तो पहली बात 1/64 इंच, 1/64 इंच। यदि इंच की बात करता है तो कम से कम इतना नाप सकते हैं। यदि दूसरे पॉइंट पर बात आती है तो 1/2 mm, या इसी को कह सकते हैं 0.5 mm। ये क्या हुआ? ये कम से कम रूल की नाप है, बता दिया है। अब इसके बाद ये भी बता दे रहे हैं कि रूल अधिकांशतः इस तरह बना हुआ होता है, इस प्रकार का रूल बना होता है। यहां से आप गिनना शुरू करेंगे इस प्रकार, गौर करेंगे, इस प्रकार बना होता है। जैसे ही आप लोग इन पर हाथ रखेंगे या थोड़ा सा घिसेंगे तो इनमें गड्ढे महसूस होते हैं। यदि गड्ढे महसूस होते हैं तो इसको कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे? ग्रेजुएशन लाइनें। ये जो गड्ढे होते हैं इनको क्या कहेंगे? ग्रेजुएशन लाइनें। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों को कभी कभार पूछ लिया जाता है पेपरों में कि जो रूलों में गड्ढे टाइप होते हैं या गड्ढा होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ग्रेजुएशन लाइनें हैं वो। इसके बाद देखिए लिस्ट काउंट भी बता दिया, इसका विवरण बता दिया। अब इसकी धातु आती है, तो जो आप लोग देखेंगे रूल किस धातु की होती है? आप अधिकांशतः कह देंगे स्टेनलेस स्टील। यदि स्टेनलेस स्टील की आती है तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्टील रूल, ठीक। लेकिन नाप के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है, इसके आधार पर, कार्य के आधार पर। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ फ्लेक्सिबल स्टील रूल, हुक रूल, की सीट रूल, नैरो रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल, श्रिंक रूल, स्टील टेप रूल। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो इनके नाम रखे गए हैं ना, नाम के आधार पर इनका काम भी है, ठीक। अब इनके जो कार्य हैं हम अगले दिन, क्योंकि आप लोगों को समय भी दिया जा रहा है याद करने का और इनका समझने का, अब अगले दिन हम इसके विषय में बताएंगे। यदि आप लोगों को इनमें कोई समझ में ना आए या आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आए या कोई दिक्कत है तो आप हमें सूचित करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।